पहला चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, एनसीईआरटी में चैप्टर 8 आपको ये दिया गया है क्लास 11th में। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, मेन पॉइंट। सेल की अगर हम बात करें बेटा, तो लिविंग में सेल पाई जाती है और नॉन लिविंग में सेल नहीं पाई जाती, आप सभी जानते हैं। अब जो लिविंग होते हैं, कुछ में एक सेल पाई जाती है, उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, जैसे अमीबा। और जिन ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी सेल पाई जाती है उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, जैसे ह्यूमन की बात करें। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैपेबिलिटी होती है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की और लाइफ के जितने इसेंशियल फंक्शन हैं उनको करने की। एक सेल से कम पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, लेकिन लिविंग सेल को पहली बार देखा था एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में की गई थी। टर्म सेल भी रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप जर्निके के द्वारा डिस्कवर किया गया था या इन्वेंट किया गया था, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन नॉल एंड रस्का के द्वारा किया गया था। स्टेनिंग का रिलेशन केमिस्ट्री से होता है और माइक्रोस्कोप का संबंध फिजिक्स से होता है। चूंकि हम बायो को पढ़ने के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, इसे रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी या फिजिको केमिकल अप्रोच के नाम से जाना जाता है। सेल थ्योरी की बेटा हम बात करें तो सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट ने दी थी, श्लाइडेन एंड स्वान ने 1838-39 में ये थ्योरी दी थी। मैथियस स्लाइडेन जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने 1838 में बहुत सारे प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि प्लांट की बॉडी डिफरेंट टाइप की सेल से बनी होती है और सेल टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। थियोडोर इनमें ये एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे जिन्होंने एनिमल और प्लांट दोनों पे रिसर्च किया था। एनिमल में इन्होंने बताया सबसे बाहर की कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और प्लांट में सबसे आउटर बाउंड्री सेल वॉल होती है। और सेल वॉल प्लांट का यूनिक कैरेक्टर है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती, ये बात भी स्वान के द्वारा बताई गई। स्वान ने बताया कि प्लांट और एनिमल की जो बॉडीज होती हैं वो सेल और उनके प्रोडक्ट से मिलकर बनी होती हैं। स्लाइडेन और स्वान दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी और सेल थ्योरी ये बताने में फेल हो गई कि नई सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तब फिर आए रुडोल्फ विर्चो, जिन्होंने 1855 में बताया ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, जिसका मतलब है न्यू सेल्स एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय द सेल डिवीजन। यानी सेल डिवाइड करती है बात पहली बार किसने बताई? रुडोल्फ विर्चो के द्वारा बात पहली बार बताई गई। विर्चो ने स्लाइडेन एंड स्वान की हाइपोथेसिस को मॉडिफाई किया और सेल थ्योरी को एक फाइनल से प्रोवाइड किया। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ये स्लाइडेन स्वान ने बताया था। एंड न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये बात रुडोल्फ विर्चो के द्वारा बताई गई। अब सेल के ओवरव्यू की बेटा हम बात कर लेते हैं। तो ओवरव्यू में जैसे हम अनियन पील की बात करें, ये प्लांट सेल, ह्यूमन चीक सेल एनिमल सेल का एग्जाम्पल हो जाएगा। दोनों ही सेल में सबसे बाहर अगर प्लांट सेल में देखो तो सबसे बाहर सेल वॉल, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन एनिमल सेल में सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि यहाँ पर सेल वॉल नहीं पाई जाती है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, जिसका जो पेरिफेरल पार्ट है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं और सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है। अब जिन सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाया जाता है उन सेल को यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, और जहां पर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है वहां पर उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल के नाम से जानते हैं। साइटोप्लाज्म को कहा जाता है मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यूकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल की बात करें, ईआर की बात करें, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। इसके अलावा जैसे माइक्रोबॉडी, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल केवल यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सभी सेल के अंदर पाया जाता है। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कोई भी ऑर्गेनेल कॉमन नहीं है। सेंट्रोसोम की बात करें तो सेंट्रोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो केवल एनिमल सेल में पाया जाता है और ये सेल डिवीजन में मदद करता है स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करके। सेल शेप की अगर हम बात करें तो बेटा आरबीसी होते हैं राउंड एंड बाइकॉन्केव, डब्ल्यूबीसी अमीबॉयड, कॉलमनर एपिथेलियल सेल लॉन्ग और नैरो होती हैं, नर्व सेल लॉन्ग और ब्रांच्ड होती हैं, मीजोफिल सेल राउंड एंड ओवल होती हैं, ट्रैकिड इलोंगेटेड होती हैं। अगर शेप की बात करें तो शेप फंक्शन के आधार पे वेरी भी करता है। साइज की बात करें तो बेटा तो पीपीएलओ याद करना है 0.1 माइक्रोमीटर, माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर, सारे याद करने। टिपिकल बैक्टीरिया 1 से 2 माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोमीटर, ह्यूमन आरबीसी 7 माइक्रोमीटर, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल
10 से 20 माइक्रोमीटर। वायरस का साइज 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर है। ये वायरस का जो साइज है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है इसको, ठीक है। काफ़ी अच्छी तरीके से इसको आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्मॉलेस्ट सेल की बात करें बेटा तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी सेल है, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग है, और लॉन्गेस्ट सेल का एग्जाम्पल है नर्वस सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी या बीजीए भी कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ यानी प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का साइज जनरली यूकैरियोटिक सेल से छोटा होता है, लेकिन इनमें सेल डिवीजन रैपिड होता है। जैसे ह्यूमन सेल में 24 घंटे में सेल डिवीजन होता है और ई कोलाई में 20 मिनट में सेल डिवाइड कर जाती है। शेप की बात करें तो कोकस का मतलब स्फेरिकल होता है, बैसिलस का मतलब रॉड शेप होता है, विब्रियम मतलब कॉमा शेप, और स्पाइरलम मतलब स्पाइरल सर्पिलाकार होता है। माइकोप्लाज्मा को छोड़कर बाकी सभी प्रोकैरियोट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और इनकी अगर हम सेल की बात करें तो कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता, इनका डीएनए नेकेड होता है जिसको जीनोमिक डीएनए कहते हैं, या सिंगल क्रोमोसोम भी कहा जाता है। कुछ बैक्टीरिया में प्लाज्मिड डीएनए भी हो सकता है, और जो प्लाज्मिड डीएनए बेटा है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है, और ये बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये ट्रांसफॉर्मेशन को भी मॉनिटर करने का काम करता है। सेल एनवेलप और इसके मॉडिफिकेशन की अगर बात की जाए बेटा तो सेल एनवेलप में 3 लेयर होती हैं बेटा, है ना, 3 लेयर सेल एनवेलप में होती हैं। सबसे बाहर होती है ग्लाइकोकैलिक्स, मिडिल में सेल वॉल, और सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अब जो सेल एनवेलप होती है बेटा, सेल एनवेलप में जो ग्लाइकोकैलिक्स है अगर वो लूज शीट के फॉर्म में है तो उसे स्लाइम लेयर कहते हैं, और अगर थिक और टफ है तो इसे कैप्सूल कहा जाता है। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल बैक्टीरिया को सेप देती है और साथ ही प्रोटेक्ट करती है बैक्टीरिया को अलग अलग इन्वायरमेंट में। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्रोकैरियोट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल नेचर की होती, प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में। और प्रोकैरियोट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसका स्ट्रक्चर यूकैरियोट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही होता है। प्रोकैरियोट में अगर बात करें तो यहाँ पर मीजोसोम और क्रोमेटोफोर नाम की फोल्डिंग पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। और जो मीजोसोम है बेटा ये वेजिकल, ट्यूब्यूल या लैमेली के फॉर्म में हो सकते हैं। मीजोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया एनालॉगस होते हैं, यानी दोनों का काम सेम होता है। ये दोनों ही बेटा रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। क्रोमेटोफोर की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं। इनके अंदर बेटा पिगमेंट होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये मेन एनसीईआरटी आपको दी गई, इसी एनसीईआरटी से पॉइंट निकाल के मैंने आपको बताए। यहाँ पर आप सेब भी देख सकते हैं जो एनसीईआरटी में आपको दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये एनसीईआरटी में साइजेस आपको दिए गए, ये भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद में, ठीक है। अब आते हैं सरफेस स्ट्रक्चर। अगर हम सरफेस स्ट्रक्चर देखें बेटा तो 3 तरह के सरफेस स्ट्रक्चर हैं, फ्लैजिला, पाइली और फिम्बरी। जो फ्लैजिला होते हैं बेटा, फ्लैजिला के 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। और जो फिलामेंट होता है सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है। पाइली और फिम्बरी की बात करें बेटा तो पाइली और फिम्बरी सरफेस स्ट्रक्चर है, लेकिन इनका मोटिलिटी में कोई रोल नहीं है। इनका काम है अटैचमेंट में मदद करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम की बात करें तो ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों सेल में पाए जाते हैं, इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, और ये प्रोकैरियोट में 70s टाइप के होते हैं जो 2 सब यूनिट से बने होते हैं। स्मॉलर सब यूनिट 30s टाइप की होती है और लार्जर वाली 50s टाइप की होती है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का जो साइज होता है 15 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर होता है बेटा, और कई सारे राइबोसोम एक सिंगल एमआरएनए पर अटैच हो जाते हैं जिसे पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं, और ये ट्रांसलेट करते हैं एमआरएनए को प्रोटीन में। आरएनए वैसे 3 तरह के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। अब इंक्लूजन बॉडी की बात करें प्रोकैरियोट में तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, रिजर्व मटेरियल को स्टोर करने का काम करते हैं। 4 तरह के होते हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल एंड गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल आपको मिलेंगे 3 जगह पर, ब्लू ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, पर्पल नहीं पर्पल, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक सेल अब यहां से शुरू हो जाएगा, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल की बात करें बेटा तो यूकैरियोटिक सेल में प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट और एनिमल आ जाएंगे। इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, ठीक है, और इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। सेल की बात करें बेटा तो यहाँ पर कंपार्टमेंटलाइजेशन पाया जाता है क्योंकि यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। प्रोकैरियोट में कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता है।
यूकैरियोटिक सेल में कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर सिलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट पाए जाते हैं। अब प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस देखें तो प्लांट सेल में सेल वॉल है, प्लास्टिड है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, और एनिमल सेल में तीनों चीजें नहीं है। सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम की बात करें तो एनिमल सेल में पाए जाएंगे और ज्यादातर प्लांट सेल में ये एब्सेंट होते हैं। क्लियर। अब आते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर 1950s में पता चला और ज़्यादातर स्टडीज ह्यूमन आरबीसी के ऊपर की गई हैं। ह्यूमन आरबीसी पर जब केमिकल स्टडी की गई तो इनसे पता चला कि ह्यूमन आरबीसी में प्रोटीन और लिपिड है, और लिपिड फास्फोलिपिड के फॉर्म में जो बाई लेयर के फॉर्म में अरेंज होती है। लिपिड मॉलिक्यूल में एक हेड और दो टेल होती है। हेड पोलर और हाइड्रोफिलिक होती है, और टेल जो होती है बेटा नॉन पोलर, हाइड्रोफोबिक और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनी होती है। चूंकि हाइड्रोफोबिक तो इसे पानी से बचाना है, और पानी से बचाने के लिए इसका अरेंजमेंट अंदर की तरफ होता है। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के आधार पर मेम्ब्रेन प्रोटीन दो तरह की होती है, इंटीग्रल प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन जो होती है बेटा वो अंदर धसी होती हैं, और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को पेरिफेरल कहते हैं, किनारे किनारे प्रेजेंट होती हैं। कार्बोहाइड्रेट भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। ह्यूमन आरबीसी की मेम्ब्रेन में प्रोटीन 52% होती है और लिपिड 40% पाई जाती है। ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा 1972 में दिया गया था, और इस मॉडल में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ईयर याद करना, और ये मॉडल किसने दिया था ये भी पूछा जाता है। लेटरल मूवमेंट प्रोटीन का होता है लिपिड बाइलेयर के अंदर, जिसे फ्लूइडिटी के टर्म में हम लोग मेजर करते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन के द्वारा जो मूवमेंट होता है उसमें सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी खर्च होती है, जबकि पैसिव में एनर्जी खर्च नहीं होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट दो तरह का है, सिंपल एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल और फैसिलिटेटेड में डिफरेंस होता है कैरियर प्रोटीन का। कैरियर प्रोटीन का यूज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों में होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप और प्रोटॉन पंप, ये दो एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। वाटर का जो सिंपल डिफ्यूजन होता है उसे ऑस्मोसिस के नाम से जाना जाता है। चलिए अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल आपको प्लांट और फंजाई में मिलेगी। एनिमल में सेल वॉल नहीं होती, जबकि प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर में सेल वॉल पाई जाती है, और कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। सेल वॉल सेल को शेप प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन करने का काम करता है, अनडिजायरेबल मैक्रोमॉलिक्यूल के लिए बैरियर का काम करता है, और सेल टू सेल इंटरेक्शन में मदद करता है। प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट में एल्गी की जो सेल वॉल है बेटा सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनस और मिनरल्स के द्वारा बनी होती। बाकी जो भी प्लांट बचे बेटा उन सभी की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन के द्वारा बनी होती है। क्लियर। अब जो प्राइमरी सेल वॉल होती है बेटा ये बाहर की तरफ होती है, और इसके अंदर की तरफ सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन होता है। यानी प्राइमरी वॉल में ग्रोथ करने की क्षमता और अंदर की तरफ सेकेंडरी वॉल बनती है। दो प्लांट सेल के बीच में मिडिल लैमिला पाई जाती है, जो दो प्लांट सेल को आपस में चिपकाने का काम करती है। कैल्शियम पेक्टेट से बनी होती है। प्लाज्मोडेस्मेटा की अगर हम बात करें बेटा तो प्लाज्मोडेस्मेटा दो सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर होता है। अब आते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। बोलो स्वाहा। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में चार ऑर्गेनेल हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। ये चारों ही सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है बेटा, और इनका जो फंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की बेटा अगर बात की जाए, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम की अगर बात करें बेटा तो इन्हें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये बात भी खूब पूछी जाती है आपसे। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर की बात करें तो दो तरह का है, आरईआर एंड एसईआर बेटा। जो आरईआर है बेटा उसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, एसईआर पे राइबोसोम नहीं होते हैं। आरईआर का काम प्रोटीन सिंथेसिस है, और एसईआर का काम लिपिड, ऑयल, फैट सिंथेसिस, स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस, ग्लाइकोजन एंड कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस। बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेल प्रोटीन को ज्यादा बनाते हैं उनमें आरईआर काफी ज्यादा डेवलप होता है। गोल्जी बॉडी की बात करें, कैमिलो गोल्जी ने 1898 में इसकी डिस्कवरी की थी। इनकी यूनिट को सिस्टर्नी कहते हैं। 0.5 से 1 माइक्रोमीटर इनका साइज होता है, और इनमें सिस और ट्रांस दो फेसेस पाई जाती हैं। इनका काम है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड को बनाने, ग्लाइकोसाइलेशन करना या पैकेजिंग करने का काम करती हैं। ठीक है। तो इसको हम 5G से याद कर सकते हैं। जी फॉर गोल्जी बॉडी, जी फॉर ग्लाइकोसाइलेशन, जी फॉर ग्लाइकोसाइडेशन, जी फॉर द ग्लाइकोप्रोटीन, जी फॉर द ग्लाइकोलिपिड, और इन्हें पैकेजिंग ऑर्गेनेल के नाम से भी जाना जाता है। ये 5G यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब आते हैं लाइसोसोम की बात करते हैं। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, और ये गोल्जी बॉडी के द्वारा पैकेजिंग से बनते हैं। इनकी जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम भरे जिन्हें हाइड्रोलेजेस कहा जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेजेस, न्यूक्लिएजेस, प्रोटीएजेस और लाइपेजेस। ये मैक्रोमोलिक्यूल को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, और ये
एसिडिक पीएच पर एक्टिव होते हैं, यानी 7 से कम पीएच पर एक्टिव होते हैं। इनके अंदर जो एंजाइम उन्हें हाइड्रोलेजेस कहा जाता है, जो क्लास 3 से बिलोंग करते हैं। वैक्यूल की बात करें तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, जिनकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है और ये 90% वॉल्यूम सेल का ऑक्यूपाई कर सकती हैं। इनके अंदर वाटर, डिजॉल्व मटेरियल, पिगमेंट, कई सारी चीजें पाई जाती हैं और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को अपने अंदर लेके आती हैं। अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल पाई जाती है बेटा। अमीबा प्रोटिस्टा किंगडम का मेंबर है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम करती है, जबकि फूड वैक्यूल डाइजेशन का काम करती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें बेटा तो इसको जेनस ग्रीन बी से स्टेन किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल पर डिपेंड करता है। आप कमेंट करके बताना कि कुछ स्पीड अगर कम ज़्यादा करनी हो, क्योंकि अभी तक 15 मिनट में हमने इतना टॉपिक कवर किया है। तो अगर आपको कुछ और डिटेल चाहिए तो बताइएगा, ठीक है। लेंथ की बात करें बेटा तो माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ 1 से 4.1 माइक्रोमीटर और डायमीटर 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होता है। एवरेज डायमीटर 0.5 माइक्रोमीटर होता है। अब यहाँ पर दो मेम्ब्रेन होती है बेटा। आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस होती, इनर जो मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन डिसकंटिन्यूअस होती है और उसमें फोल्डिंग पाई जाती है इनर मेम्ब्रेन में। दो कंपार्टमेंट बनते हैं, आउटर कंपार्टमेंट को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और इनर कंपार्टमेंट के अंदर जो भरा उसे मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर बेटा 70s राइबोसोम होते हैं, आरएनए होते हैं और एक सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल पाया जाता है। क्लियर। इसके अंदर जो फोल्डिंग उन्हें क्रिस्टी के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया फिशन से डिवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एरोबिक रेस्पिरेशन करना और इसके द्वारा एटीपी का फॉर्मेशन होता है। प्लास्टिड की बात करें बेटा तो प्लास्टिड यूग्लिनॉइड में और प्लांट सेल के अंदर पाई जाती हैं। इनका साइज बड़ा होता है और पिगमेंट के आधार पर 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड पिगमेंट पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। क्रोमोप्लास्ट के अंदर फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट होते हैं जो येलो, ऑरेंज या रेड कलर प्रोवाइड करते हैं और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं जो स्टोरेज का काम करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये 3 तरह के होते हैं ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज करने वाले, एमाइलोप्लास्ट, एलेरोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करते हैं, जैसे आलू खाते हैं आप उसमें आपको मिलेगा। एलेरोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करता है और एलायोप्लास्ट फैट एंड ऑयल को स्टोर करने का काम करता है। क्लियर बेटा। एक बार मैं चेक कर लूं वॉइस को, ठीक है, क्लियर एकदम ठीक। क्लोरोप्लास्ट की बात करें बेटा तो क्लोरोप्लास्ट में जो लेंथ होती 5 से 10 माइक्रोमीटर और विद 2 से 4 माइक्रोमीटर होता है। इनका नंबर वेरिएबल होता है। क्लेमाइडोमोनास में 1 क्लोरोप्लास्ट और मेसोफिल सेल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है बेटा। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस उसे स्ट्रोमा कहा जाता है और स्ट्रोमा के अंदर पाए जाते हैं थाइलाक्वाइड जो कि डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये वाले है ना। और कई सारे थाइलाक्वाइड जब एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाते हैं बेटा तो इसी को ग्रेना का नाम दिया जाता है और ग्रेना आपस में जुड़े होते हैं स्ट्रोमा लैमेली के द्वारा। इनके अंदर भी 70 राइबोसोम, आरएनए और डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए के कई सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये शुगर और प्रोटीन सिंथेसिस दोनों को प्रोड्यूस करने की साइट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग राइबोसोम की बात करते हैं। राइबोसोम बना होता है आरआरएनए और प्रोटीन से। डिस्कवरी जॉर्ज पैलेट के द्वारा 1953 में की गई थी। प्रो कैरियोटिक राइबोसोम 70s टाइप का और यूकैरियोटिक 80s है, लेकिन यूकैरियोट में 70s राइबोसोम भी पाया जाता है। स्मॉलर सब यूनिट बेटा जो 70s राइबोसोम की वो 30s होती है और लार्जर 50s होती है। 80s की स्मॉलर 40 और लार्जर 60 होती है। अब 40 और 60 मिलकर 80 होता है, 100 मत बना देना, और 30 और 50 मिलकर 70 होगा, क्योंकि एस को आप जोड़ नहीं सकते, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट या स्वेडबर्ग यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये इनडायरेक्टली डेंसिटी और साइज के बारे में बताता है। तो इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं क्योंकि प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। साइटोस्केलेटन जो होते हैं बेटा फिलामेंटियस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर होते हैं 3 तरह के, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब इनके फंक्शन एम से याद करेंगे। एम फॉर मोटिलिटी, एम फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, एम फॉर मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। सिलिया और फ्लैजिला की बात करें बेटा तो इनका मोटिलिटी या लोकोमोशन में रोल होता है। सिलिया छोटे होते लेकिन ज्यादा होते हैं, फ्लैजिला बड़े होते लेकिन कम होते हैं। सिलिया चप्पू की तरह ओर की तरह काम करते हैं। स्ट्रक्चर अगर देखें तो बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको मिलेगी, उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट के फॉर्म में है और सेंट्रल में 2 माइक्रोट्यूब्यूल सिंगलेट के फॉर्म में है। इसी को 9+2 के नाम से जाना जाता है। पेरिफेरल वाले आपस में जुड़े होते हैं इंटर डबलेट ब्रिज या लिंकर के द्वारा। सेंटर वाले आपस में ब्रिजेस से जुड़े होते हैं और जो ये आपको सेंट्रल सीथ दिखाई गई है, सेंट्रल सीथ से और पेरिफेरल डबलेट से जोड़ने वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर रेडियल स्पोक है और रेडियल स्पोक का नंबर 9 है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो 9+2 ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर, और 9+2 का मतलब क्या हो जाएगा 20, क्योंकि 9 यहाँ पर डबलेट के फॉर्म में है। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक फ्लैजिला का स्ट्रक्चर एकदम अलग होता है, ठीक है। अब सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल की बात करते हैं बेटा।
सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। एक सेंट्रोसोम का मतलब 2 सेंट्रियोल से होता है। ये एनिमल सेल में पाए जाते हैं, सेल डिवीजन में मदद करते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको रेडियल स्पोक मिलेगा, ये देखो ट्रिपलेट के फॉर्म में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ट्रिपलेट के फॉर्म। सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता, इसे हब कहा जाता है, ये हब आपको लिखा हुआ है। जो पेरिफेरल वाले आपस में जुड़े होते हैं, आप देख सकते हैं इंटर ट्रिपलेट ब्रिज के द्वारा, लिंकर के द्वारा, और पेरिफेरल ट्रिपलेट सेंटर से जुड़े होते हैं, ये हब से जुड़े होते हैं इस तरीके से रेडियल स्पोक के द्वारा। तो यहाँ पर हम लोग 9+0 ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं। 9+0 कितना हो जाएगा 27, क्योंकि सेंटर में एब्सेंट और 9 जो है ट्रिपलेट के फॉर्म में। सिलिया फ्लैजिला के अंदर 20 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं और सेंट्रियोल के अंदर 27 होते हैं। सेंट्रोसोम पूछेगा तो 54 करोगे, क्योंकि एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल आ जाएंगे। अब सेंट्रियोल बेसल बॉडी बनाता है जिससे सिलिया और फ्लैजिला बनते हैं, और सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर बनते हैं जो सेल डिवीजन के समय स्पिंडल एपरेटस बनाते हैं एनिमल सेल में। क्लियर। अब न्यूक्लियस की बेटा अगर हम बात करते हैं, न्यूक्लियस में यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर सेल डिवाइड करें तो न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमोसोम मिलेंगे, और नॉन डिवाइडिंग सेल है तो वहां पर क्रोमैटिन मिलेगा। क्रोमैटिन की बात करें तो उसमें डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियोलस की बात करें बेटा तो न्यूक्लियोलस एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और राइबोसोमल आरएनए बनाते, बहुत पूछा जाता है। अगर कोई सेल प्रोटीन बनाने में ज्यादा इन्वॉल्व है तो वहां पर एक से ज्यादा और ज्यादा बड़े साइज में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नॉर्मली एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन कुछ सेल ऐसे जिनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जैसे सिंसाइसियम और सिनोसिटिक कंडीशन। कुछ सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट भी होता है, जैसे मैच्योर मैमेलियन आरबीसी हो गई, सीयू ट्यूब सेल हो गई, जो कि फ्लोएम में पाई जाती है, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस सेल के सभी फंक्शन को कंट्रोल करता है और इसका जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। हमारी सेल के अंदर 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है जो 46 क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। क्रोमोसोम की बात करें बेटा तो क्रोमोसोम में यहाँ पर एक क्रोमेटिड आपको दिखाई गई, यहाँ पर 2 सिस्टर क्रोमेटिड आपको दिखाई गई हैं, और ये जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड आपको दिखाई गई बेटा, ये सेंट्रोमियर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। इस सेंट्रोमियर के सरफेस पे 2 डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पाए थे जिन्हें काइनेटोकोर कहा जाता है, और कुछ क्रोमोसोम में एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद वाला जो हिस्सा होता है उसे सेटेलाइट कहते हैं। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कुछ क्रोमोसोम में पाए जाते हैं कांस्टेंट लोकेशन पर और नॉन स्टेनिंग होते हैं, जबकि प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन की लोकेशन फिक्स नहीं होती है। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को सेंट्रोमियर कहते हैं और सेंट्रोमियर की पोजीशन फिक्स नहीं, इसकी पोजीशन चेंज करने की वजह से 4 तरह के क्रोमोसोम होते हैं, मेटा, सब मेटा, एक्रो और टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में मिडिल सेंट्रोमियर होता है जिससे इक्वल आर्म बनती है। सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल जिससे एक लॉन्गर और एक शॉर्टर आर्म बनती है। शॉर्टर आर्म को पी कहा जाता है, लॉन्गर आर्म को क्यू के नाम से जाना जाता है। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम बेटा जे शेप के होते हैं ना, और इनमें जो सेंट्रोमियर है क्लोज टू एंड आ जाता है। नीट 22 में सारे सवाल पूछे गए थे। इसे एक वेरी शॉर्ट और एक वेरी लॉन्ग आर्म बन जाते हैं। और टीलोसेंट्रिक में टर्मिनल सेंट्रोमियर होता है जो कि आई शेप का होता है। माइक्रोबॉडीज की बेटा बात करें तो माइक्रोबॉडी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जिनके अंदर एंजाइम होते हैं, और ये प्लांट और एनिमल दोनों सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बोलो स्वाहा। तो आज के इस वीडियो में बेटा हम लोग नीट के एग्ज़ाम के लिए बायोमॉलिक्यूल टॉपिक का रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। तो बायोमॉलिक्यूल किसे कहते हैं? ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जो लिविंग के अंदर पाया जाए उसे कहते हैं बायोमॉलिक्यूल। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ नॉन लिविंग एटम एंड मॉलिक्यूल। करें जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नॉन लिविंग एटम और मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। और सभी लिविंग के अंदर एक जैसे एलिमेंट और कंपाउंड पाए जाते हैं। अब अगर हम लिविंग और नॉन लिविंग को कंपेयर करें बेटा, तो लिविंग और नॉन लिविंग में कंपैरिजन करने पर जो जो एलिमेंट लिविंग के अंदर है वो नॉन लिविंग के अंदर भी पाए जाते हैं। सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन लिविंग के अंदर नेग्लिजिबल यानी ना के बराबर पाया जाता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये 5 एलिमेंट ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा हैं अर्थ क्रस्ट की तुलना में। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन ये ह्यूमन बॉडी के अंदर कम है, अर्थ क्रस्ट के अंदर ज्यादा है। तो कौन से, कोड क्या है, कौन से एलिमेंट ह्यूमन बॉडी में ज्यादा बेटा, यही कोड है, कौन से, CHON, कौन से, सल्फर। तो कौन से ह्यूमन बॉडी में ज्यादा है, और इसको अगर आप याद करना चाहो तो काशी मांगे सोडा, काशी मतलब सी, कैल्शियम सिलिकॉन, मांगे मतलब मैग्नीशियम, सोडा सोडियम। तो काशी मांगे सोडियम या काशी मांगे सोडा। तो काशी मांगे सोडा जो हैं ये
अर्थ क्रस्ट के अंदर ज़्यादा हैं। अब एलिमेंट के आधार पे हम अगर लिविंग और नॉन लिविंग में बात करें तो डिफरेंस कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। क्वालिटी के आधार पे कोई अंतर लिविंग और नॉन लिविंग में नहीं है, लेकिन क्वांटिटी के आधार पे दोनों में डिफरेंस किया जा सकता है। ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, और अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन और कैल्शियम। तो ह्यूमन बॉडी के लिए ओशियन याद कर सकते हो, OCN, और अर्थ क्रस्ट में ओशियाल्फी का कोड हो जाएगा। केमिकल एनालिसिस की अगर बात करें तो बेटा केमिकल एनालिसिस में ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का यूज करते हैं। जब किसी भी लिविंग टिश्यू को हम लोग ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड करने के बाद उसको छानते हैं, तो छानने से दो फ्रैक्शन मिलते हैं। जो छन के नीचे आ जाता है उसे फिल्ट्रेट या एसिड सॉल्युबल पूल कहा जाता है, और जो ऊपर बचता है उसे रिटेंटेट या एसिड इनसॉल्युबल पूल के नाम से जाना जाता है। अब जो रिटेंटेट है बेटा, इसमें केवल 4 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड। जो फिल्ट्रेट होता है एसिड सॉल्युबल पूल, इसमें हजारों तरह के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस की बात करें बेटा, तो डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस में किसी भी लीफ को हम लोग ड्राई कर लेते हैं, फिर उसे जला देते हैं। जलाने के बाद जो राख मिलती है, उस राख के अंदर हमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट मिलते हैं। अमीनो एसिड की बात करें तो अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स होते हैं, ठीक है। अब अगर अमीनो एसिड की बात करें तो अमीनो एसिड बहुत सारी तरह की होती है, लेकिन 20 टाइप की अमीनो एसिड बेटा प्रोटीन के अंदर पाई जाती हैं। किसी भी प्रोटीन की बात करें बेटा तो प्रोटीन मीथेन के सब्स्टिट्यूएंट माने जाते हैं। मीथेन की जो 4 वैलेंसी पोजीशन है बेटा, वहां पर अगर आप देखें तो ऊपर की तरफ एक वेरिएबल ग्रुप R लगा है, राइट साइड में कार्बोक्सिल है, लेफ्ट में अमीनो ग्रुप है, और नीचे की साइड में हाइड्रोजन। ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। अब R ग्रुप को अगर हम चेंज करते जाएं तो अमीनो एसिड चेंज हो जाएगी। R की जगह हाइड्रोजन लगा दे तो ग्लाइसिन बन जाएगा, मिथाइल लगा दे तो एलानीन बन जाएगा, और हाइड्रोक्सी मिथाइल लगा दे तो सेरीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सभी अमीनो एसिड अल्फा अमीनो एसिड होती है, और किसी भी अमीनो एसिड का जो नाम है वो डिपेंड करता है R ग्रुप यानी वेरिएबल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी अमीनो एसिड की डिपेंड करती है 3 चीजों पर, R ग्रुप पर, अमीनो ग्रुप पर, कार्बोक्सिल ग्रुप पर। अब अगर किसी अमीनो एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप का नंबर अमीनो से ज्यादा है तो एसिडिक होगी, जैसे ग्लूटामिक एसिड। अमीनो ग्रुप ज्यादा है तो बेसिक होगी, लाइसिन जैसे। और दोनों ग्रुप का नंबर बराबर तो न्यूट्रल हो जाएगी, जैसे वैलिन हो गया, ग्लाइसिन हो गया। एरोमेटिक अमीनो एसिड जिनमें एरोमेटिक रिंग पाई जाती है, जैसे टायरोसिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया, फिनाइल एलेनिन हो गया। सल्फर कंटेनिंग में सिस्टीन और मिथ्योनिन हो जाएगी। अब एक पर्टिकुलर पीएच पर जो अमीनो एसिड होती है बेटा, ये ज्विटर आयन का फॉर्मेशन करती है। ज्विटर आयन में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के चार्जेस बेटा होते हैं एक ही समय में, लेकिन ओवरऑल ये न्यूट्रल नेचर का होता है। लिपिड की बात करें तो जनरली वाटर इनसॉल्युबल होती है, 3 तरह की होती है, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड ग्लिसराइड। फैटी एसिड की बात करें तो इनमें एक एल्काइल ग्रुप के साथ एक कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। अब एल्काइल ग्रुप की जो वैल्यू होगी बेटा, एल्काइल ग्रुप की अगर हम बात करें तो एल्काइल ग्रुप में कार्बन का नंबर 1 से 19 हो सकता है। और अगर हम फैटी एसिड में टोटल कार्बन बात करें तो टोटल कार्बन 2 से लेकर 20 हो सकती हैं। अब जो फैटी एसिड बेटा, इसमें R की जगह अगर CH3 रख दें तो CH3COOH बन जाएगा, है ना। R के साथ CH2H5 रख दें तो C2H5COOH बन जाएगा। तो इसी तरह से अगर R में हम कार्बन देखें तो 1 से 19 हो सकती हैं, टोटल कार्बन 2 से 20 हो सकती हैं। फैटी एसिड 2 तरह की, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड उनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं होता है, जैसे पॉमिटिक एसिड टोटल 16 कार्बन है कार्बोक्सिल कार्बन को मिला के। अनसैचुरेटेड की बेटा अगर बात की जाए तो जो अनसैचुरेटेड नेचर की होती हैं, अनसैचुरेटेड यहाँ पर उनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है, जैसे अरेकिडोनिक एसिड जहाँ पर टोटल 20 कार्बन हो जाएंगी और R ग्रुप में 19 कार्बन हो जाएंगे यहाँ पर। ग्लिसरॉल की बात करें, दूसरा जो फैट है, लिपिड है, इसको ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन कहते हैं। इसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं, और 3 कार्बन है, मतलब प्रोपेन हो गया ये। ग्लिसराइड की बात करें तो बेटा इसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों होते हैं, जैसे ये आपको यहाँ पर ग्लिसरॉल दिखाया गया और ये फैटी एसिड दिखाई गई है। दोनों जब जुड़ते हैं तो डिहाइड्रेशन होता है, वाटर का एक मॉलिक्यूल निकलता है और एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको मोनोग्लिसराइड कहा जाता है। अब अगर एक फैटी एसिड के साथ में एक ग्लिसरॉल जुड़े तो मोनोग्लिसराइड, एक ग्लिसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड जुड़ जाए तो डाइग्लिसराइड, एक ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड जुड़ जाए तो ट्राइग्लिसराइड। अब ग्लिसराइड को बेटा फैट या ऑयल के नाम से भी जानते हैं। फैट और ऑयल में क्या अंतर है? मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है। ऑयल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा वो कम होता है,
इसलिए ऑयल ठंडियों में भी ऑयल के फॉर्म में रहता है, जबकि जो घी होता है ठंडियों में जम जाता है। ऑयल का एग्जाम्पल है जिंजली ऑयल यानी तिल का तेल। अब लिपिड के साथ अगर फास्फोरस आ जाए तो इसे फास्फोलिपिड कहते हैं, जैसे लेसिथिन। और लेसिथिन कहाँ पाया जाएगा? सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप की जो लिपिड होती है बेटा न्यूरल टिश्यू में पाई जाती हैं, न्यूरल सिस्टम में, जैसे ग्लाइकोलिपिड। अब हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड की बात करें बेटा तो जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड होते हैं, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। ये सब हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड हो जाएंगे। अब अगर नाइट्रोजन बेस के साथ शुगर जुड़ जाए तो न्यूक्लियोसाइड बनता है बेटा, जैसे एडेनिन के साथ शुगर जुड़ गया तो एडिनोसिन, ग्वानिन के साथ जुड़ गया तो ग्वानोसिन, साइटिडीन, थाइमिडीन, यूरिडीन। न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट जुड़ गया तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, जैसे एडिनोसिन से फॉस्फेट जुड़ गया तो एडिनाइलिक एसिड। देखो जितने भी न्यूक्लियोटाइड है बेटा सब में एसिड लगा हुआ है, तो ये ध्यान रखना। न्यूक्लियोसाइड के नाम में एसिड नहीं आता, लेकिन न्यूक्लियोटाइड के नाम में एसिड लगा हुआ है, ये पहचान करने का एक आसान सा तरीका है। तो न्यूक्लियोटाइड के साथ न्यूक्लियोटाइड मिल जाए तो डाइन्यूक्लियोटाइड, और अगर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाए तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। इन्हीं को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, जैसे डीएनए एंड आरएनए। और ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट की बात करें तो बेटा प्राइमरी मेटाबोलाइट उन्हें कहा जाता है जिनका काम हमें पता होता है, होस्ट के अंदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन का पता होता है। प्राइमरी मेटाबोलाइट बहुत सारे याद करने की जरूरत नहीं, सेकेंडरी याद करने। सेकेंडरी मेटाबोलाइट उन्हें कहते हैं जिनका फिजियोलॉजिकल रोल हमें होस्ट के अंदर नहीं पता होता है। तो इसमें जो कैटेगरी और एग्जाम्पल है ये अच्छे से याद करने। कैटेगरी में जैसे पिगमेंट की बात करें, कैरोटीनॉइड और एंथोसाइनिन। एल्कलॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट। एल्कलॉइड में मॉर्फिन और कोडीन आ जाएगा, लेक्टिन में कॉनकेनावेलिन ए आ जाएगा, टॉक्सिन में एब्रिन और रेसिन आ जाएगा, ड्रग्स में विनब्लास्टिन और करकमिन आ जाएगा, है ना। इस तरह टर्पिनॉइड में मोनोटर्पिन और डाइटर्पिन आ जाएंगे, पॉलीमेरिक में रबर, गम, सेलुलोज आ जाएंगे। इसके अलावा एंटीबायोटिक, स्पाइसेस, सेंट, फ्लेवेनॉइड, एल्केलॉइड, है ना, पेनिसिलिन हो गया, ये सभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं। इसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल, जैसे जिसे आप जराकुस के नाम से जानते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्लांट, फंगल और बैक्टीरियल यानी माइक्रोबियल सेल में पाए जाते हैं। एनिमल सेल के अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं होते हैं। कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऐसे होते हैं जिनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है और ह्यूमन वेलफेयर के लिए इनका यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं। हमने बात की थी फिल्ट्रेट और रिटेंटेट के बारे में। फिल्ट्रेट के अंदर हजारों तरह के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जबकि रिटेंटेट में केवल 4 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। अब ये 4 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड। इनमें से लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम होता है और ये पॉलीमर नहीं होते हैं। लिपिड सही मायने में मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, जबकि बाकी जो 3 है बेटा ये ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल है, ये पॉलीमर हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन है, उससे ज़्यादा है। जैसे प्रोटीन अमीनो एसिड के पॉलीमर होते हैं, पॉलीसैकेराइड मोनोसैकेराइड के, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं। अब फिल्ट्रेट की बात करें बेटा तो फिल्ट्रेट साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को बताता है, और जो रिटेंटेट होता है बेटा ये मैक्रोमोलिक्यूल के बारे में जानकारी देता है जो ऑर्गेनेल और साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। अगर इन दोनों को मिला दें फिल्ट्रेट और रिटेंटेट को तो एंटायर केमिकल कंपोजिशन की जानकारी मिल जाएगी। अब अगर सेल में बात करें तो सेल में पानी सबसे ज़्यादा होता है 70 to 90%। उसके बाद प्रोटीन 10 से 15%, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2%, आयन 1%। अब देखिए वाटर और आयन तो याद रहता है, बाकी जो कंपाउंड बेटा प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, इसको याद करने के लिए मैंने पेंसिल कोड बनाया। तो पेंसिल को ऐसे लिखना जैसे मैंने लिखा है पी, ई को स्मॉल लिखो, एन, सी, आई और एल। तो पी का मतलब प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, और इसी सीक्वेंस में यहाँ लिखे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। तो इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पर आपको मिल जाएगा पेंसिल कोड के अंदर। प्रोटीन की बात करें तो ये पॉलीमर है अमीनो एसिड के और हमेशा हेट्रोपॉलीमर होते हैं, हमेशा हेट्रोपॉलीमर होते हैं। वाइस थोड़ा सा हो सकता है गड़बड़ लगे क्योंकि गला बैठा हुआ है, लेकिन चूंकि मैंने कह रखा है कि एक वीडियो में दूंगा तो जरूर दूंगा। कल 2 वीडियो दी थी, सेल की, सेल साइकिल और सेल डिवीजन की, और आज हम बायोमॉलिक्यूल कर रहे हैं बेटा यहाँ पर, है ना। तो जो अमीनो एसिड बेटा प्रोटीन में होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से अटैच रहती है ना, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी रहती हैं। प्रोटीन हमेशा अनब्रांच्ड होती है ना, मतलब स्ट्रेट चेन होती है, इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती है।
अमीनो एसिड बेटा प्रोटीन के अंदर 20 तरह की होती है, जिनमें 10 इसेंशियल होती है और 10 नॉन इसेंशियल होती हैं। इसेंशियल वो होती है बेटा जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, तो ये हमें खाने से मिलती हैं, और नॉन इसेंशियल उन्हें कहते हैं जो हमारी बॉडी बना सकती है। अब प्रोटीन की और उनके फंक्शन की बात करें तो इंसुलिन प्रोटीन हार्मोन की तरह काम करती है, ट्रिप्सिन एंजाइम की तरह, GLUT4 इसे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 कहते हैं, ये इनेबल करती है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। कोलेजन इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस बनाती, एंटीबॉडी, फाइट इन्फेक्शियस एजेंट, रिसेप्टर, हार्मोन रिसेप्टर, स्मेल रिसेप्टर, टेस्ट रिसेप्टर, ये सभी प्रोटीन होते हैं। कोलेजन सबसे अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड में। और रुबिस्को की बात करें तो रुबिस्को बायोस्फीयर में सबसे अबंडेंट प्रोटीन होती है। रुबिस्को का फुल फॉर्म है राइबोलोज बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। पॉलीसैकेराइड की बात करें तो ये पॉलीमर होते हैं मोनोसैकेराइड के बेटा, है ना, और मोनोसैकेराइड आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच होते हैं। अब पॉलीसैकेराइड में होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर दो होते हैं। होमोपॉलीमर में स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, इनुलिन, काइटिन। स्टार्च पॉलीमर है ग्लूकोज का, ग्लाइकोजन ग्लूकोज का पॉलीमर है, सेलुलोज भी ग्लूकोज का पॉलीमर है, इनुलिन फ्रक्टोज का पॉलीमर है, और काइटिन जो है नाग यानी एनेस्टाइल ग्लूकोसामीन का पॉलीमर है। हेट्रोपॉलीमर की बात करें तो इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन याद कर सकते हैं जो बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाता है। स्टार्च की बात करें तो स्टार्च हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है। स्टार्च आयोडीन के साथ मिलकर ब्लू कलर देता है जिसे आयोडीन टेस्ट कहते हैं, और स्टार्च प्लांट में एनर्जी को स्टोर हाउस के रूप में यूज किया जाता है। ग्लाइकोजन की बात करें तो एनिमल और फंजाई से स्टोरेज प्रोडक्ट के रूप में यूज करते हैं। ग्लाइकोजन ब्रांच्ड होता है, इसमें दो एंड होते हैं, लेफ्ट एंड एंड राइट एंड। जो लेफ्ट एंड होता है नॉन रिड्यूसिंग होता है, राइट एंड रिड्यूसिंग होता है। याद करोगे आर फॉर राइट, आर फॉर रिड्यूसिंग। कैसा लगा मेरा फंडा? सेल्लोज की बात करें तो बेटा सेल्लोज प्लांट की सेल वॉल बनाता है, कॉटन भी सेल्लोज ही होता है, और पेपर जो होते हैं बेटा ये प्लांट पल्प से बनाए जाते हैं, ये भी सेल्लोज ही होते हैं। काइटिन फंजाई की सेल वॉल बनाती है और एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड को बनाती है। न्यूक्लिक एसिड की बात करें बेटा तो ये रेटेंटेट में पाए जाते हैं और ये न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं। ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल की बात करें तो 3 है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड की बेटा बात करें तो न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट है, नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। नाइट्रोजन बेस हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। शुगर बेटा मोनोसैकेराइड पेंटोज शुगर होती हैं, आरएनए में राइबोज होती है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है। नाइट्रोजन बेसेस 2 तरह के हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन आ जाएगा और पिरिमिडिन में साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल आ जाएगा। डीएनए और आरएनए दोनों में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन कॉमन होते हैं। डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। अब नाइट्रोजन बेस शुगर के साथ मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं और न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट के साथ मिलकर न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर आपको दिखाई गई हैं। प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करें बेटा तो प्रोटीन जो होते हैं इनमें 4 लेवल पे स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है बेटा इसे मेंटेन करता है पेप्टाइड बॉन्ड। प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का जो होता है रॉड के फॉर्म में होता है जिसमें लेफ्ट एंड एन टर्मिनल या फर्स्ट अमीनो एसिड को बताता है, और जो राइट एंड होता है बेटा ये सी टर्मिनल या लास्ट अमीनो एसिड की जानकारी देता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें बताता है पोजीशन ऑफ अमीनो एसिड के बारे में। प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड के बारे में बताता है, और सेंगर ने अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस था वो प्रोटीन इंसुलिन में सबसे पहले पता लगाया था। सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 तरह का होता है, अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में या बीटा प्लेटेड शीट के फॉर्म में होता है, और अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर लाइनस पॉलिंग के द्वारा दिए गए थे। प्रोटीन में केवल और केवल राइट हैंडेड हेलिक्स होते हैं, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स नहीं पाए जाते हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर जो होता है बेटा ये हॉलो वूलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, हॉलो वूलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये 3 डायमेंशनल होता है, और टर्सरी स्ट्रक्चर एब्सोल्युटली नेसेसरी होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन के लिए। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कुछ प्रोटीन के अंदर पाया जाता है, ऐसी प्रोटीन जिनमें एक से ज़्यादा सब यूनिट या पॉलीपेप्टाइड होती है उन्हें में स्ट्रक्चर मिलेगा, जैसे एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन में 4 चेन होती हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा। जीएन रामाचंद्रन की बात करें, इन्होंने 1949 में कैम्ब्रिज से यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री ऑब्टेन की थी, और जीएन रामाचंद्रन की बात करें तो ये लाइनस पॉलिंग से इन्फ्लुएंस थे। रामाचंद्रन ने ट्रिपल हेलिकल मॉडल दिया कोलेजन का, जो नेचर में 1954 में पब्लिश किया गया। इन्होंने रामाचंद्रन प्लॉट का क्वेश्चन नीट में पूछा है आपसे, तो रामाचंद्रन प्लॉट का यूज किया था प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के लिए नीट में सवाल पूछा जा चुका है। इन्होंने मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर की भी स्थापना की थी। नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग की बात करें बेटा तो देखो, अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, पहली वाली अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल और
अगली वाली अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के बीच रिएक्शन होती है जिसमें एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, मतलब डिहाइड्रेशन होता है और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म बाय रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड एंड अमीनो ग्रुप ऑफ नेक्स्ट अमीनो एसिड। ग्लाइकोसिडी बॉन्ड की बात करें तो ये दो कार्बन एटम के बीच बनता है दो एडजेसेंट मोनोसैकेराइड के बीच में। जैसे स्टार्च में C1C4 ग्लाइकोसिडी बॉन्ड होता है, सुक्रोज में C1C2 ग्लाइकोसिडी बॉन्ड पाया जाता है, लिपिड में एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये भी डिहाइड्रेशन से। तीनों ही बॉन्ड, चाहे पेप्टाइड हो, ग्लाइकोसिडिक हो, एस्टर, तीनों ही बॉन्ड डिहाइड्रेशन के द्वारा ही बनते हैं। हाँ, करीब 15 मिनट हो गया है। न्यूक्लिक एसिड की बात करें बेटा तो इनमें 3 प्राइम 5 प्राइम फास्फोड डाइएस्टर बॉन्ड पाया जाता है। ये एस्टर बॉन्ड यहाँ पर आपको दिखाया गया है। न्यूक्लिक एसिड की बात करें बेटा तो न्यूक्लिक एसिड डीएनए में अगर देखें तो इसमें इसका जो डबल हेलिकल मॉडल है वाटसन और क्रिक ने 1953 में दिया था। अब अगर डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल में बैकबोन की बात करें तो बैकबोन सुगर फॉस्फेट की बनी होती है। जो पिच होती है बेटा 34 एंगस्ट्रॉम होती है। 3.4 एंगस्ट्रॉम राइज पर बेस पेयर है। 36 डिग्री रोटेशन पर बेस पेयर होता है और जो डायमीटर डीएनए का होता है ये 20 एंगस्ट्रॉम होता है। क्लियर। कॉम्प्लीमेंट्री रूल कहता है कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में अटैच हो जाएगा, ये भी याद करना है। अब डीएनए में बेटा एंटी पैरेलल पोलैरिटी पाई जाती है। एंटी पैरेलल मतलब कि अगर एक स्ट्रैंड 3 से 5 की तरफ रन कर रहा तो दूसरा 5 से 3 होगा, मतलब 5 के सामने 3 और 3 के सामने 5 आएगा, कभी 5 के सामने 5 और 3 के सामने 3 नहीं आएगा। ठीक है, तो पिच, डायमीटर, राइज पर बेस पे, रोटेशन, ये सारी बी डीएनए के बारे में हम याद करते हैं। ठीक है, डबल हेलिकल मॉडल भी बी डीएनए के लिए दिया गया था। 1 दर्जन से ज्यादा तरह के डीएनए पाए जाते हैं। मेटाबॉलिज्म की बात करें बेटा तो ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म में अगर किसी अमीनो एसिड से CO2 निकाल दें तो अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। डाइसैकेराइड की हाइड्रोलिसिस कर दें तो मोनोसैकेराइड बन जाएगा, है ना। और इसी तरह से अगर ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस कर दें तो पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन को पाथवे कहते हैं। जैसे ग्लाइकोलिसिस एक मेटाबॉलिक पाथवे है, 10 स्टेप वहां पर पाए जाते हैं। कोई भी रिएक्शन बॉडी में बिना एंजाइम यानी मामू जान के नहीं हो सकती है, कोई भी रिएक्शन। ठीक है, अब अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें बेटा तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में सिंपल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है, जैसे एसिटिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल बनना, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनना। कैटाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स से सिंपल मॉलिक्यूल बनता है, जैसे ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड का बनना, स्टार्च की ब्रेकडाउन से ग्लूकोज का बनना। एनाबॉलिज्म बायोसिंथेटिक और यहाँ पर एनर्जी खर्च होती है। कैटाबॉलिज्म डिग्रेडेशन है जहां पर एनर्जी रिलीज होती है। अब एटीपी की अगर बात करें बेटा तो एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है और इसमें 2 हाई एनर्जी बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। लिविंग स्टेट की बात करें बेटा तो लिविंग स्टेट में ग्लूकोज का आपको कंसंट्रेशन याद करना 4.2 से 6.1 मिलीमोल पर लीटर होता है। और लिविंग स्टेट को अगर डिफाइन करें तो लिविंग स्टेट का मतलब है नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट, बस ये याद करना, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट। एंजाइम की बात करें तो एंजाइम मामू एक्चुअली होते हैं और लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए से बने होते हैं। जैसे राइबोजाइम की अगर बात करें, राइबोजाइम जो है बेटा ये नॉन प्रोटीन एंजाइम है, ये आरएनए से बना होता है। अब एंजाइम में चूंकि एंजाइम नॉर्मली जब हम बात करते हैं तो प्रोटीन होते हैं जिनमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर होते हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर में क्रेविस या पॉकेट होती है जिनको एक्टिव साइट कहा जाता है, और एंजाइम जो होते हैं एक्टिव साइट के द्वारा सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। एंजाइम और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में कई सारे अंतर होते हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, एंजाइम हाई टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर डिनेचर डैमेज हो जाते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर एक्टिव रहते हैं। लेकिन ऐसे एंजाइम जो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से निकलते हैं, जैसे थर्मस एक्वेटिकस से टैग पॉलीमरेज एंजाइम निकलता है बेटा, ये पीसीआर में यूज होता है और ये 80-90 डिग्री सेल्सियस पे आसानी से काम कर सकता है, मतलब इसमें थर्मल स्टेबिलिटी पाई जाती है। अब अगर रिएक्शन की बात करें बेटा यहाँ पर तो एंजाइम का काम होता है अच्छा एक चीज़ यहाँ ध्यान रखेंगे, अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं, अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री चेंज कर दिया जाए, अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री चेंज कर दिया जाए तो 10 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने पर या तो रेट डबल हो जाएगा, या तो रेट डबल हो जाएगा या हाफ हो जाएगा। देखो 10 डिग्री टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर को
टेम्परेचर को 10 डिग्री चाहे बढ़ा दें और चाहे 10 डिग्री घटा दें, रेट या तो डबल हो जाएगा या हाफ हो जाएगा, दोनों ही कंडीशन में। टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा दें या घटा दें, दोनों ही कंडीशन में रेट या तो डबल हो जाएगा या हाफ हो जाएगा, रेट नहीं रेट। ठीक है, अब हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं बेटा। एंजाइम क्या करता है बेटा, एंजाइम जो होते हैं ये रेट ऑफ रिएक्शन को, एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं। क्या हो गया भाई साहब पेन को? इस पे तो चल रहे हो, हाँ चलो ठीक चलने लगा। तो एंजाइम का बेटा काम होता है, एंजाइम इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में और कार्बोनिक एसिड बनाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बिना एंजाइम के देखें तो 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल बनते हैं, लेकिन जब एंजाइम का यूज करते हैं तो 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल बनते हैं, यानी रेट 10 मिलियन टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो एंजाइम जो होते हैं रेट को बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब एंजाइम रेट को कैसे बढ़ाते हैं बेटा? तो एंजाइम रेट को बढ़ाते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? ट्रांजिशन स्टेट और सबस्ट्रेट के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है इसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम ज्यादा है, देख लो आप यहाँ पर, और जब एंजाइम का यूज किया एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम तो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर कम हो जाती है। तो एंजाइम क्या करता है बेटा? एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, एंजाइम इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब अगर सबस्ट्रेट की एनर्जी बेटा प्रोडक्ट से ज्यादा है तो इसे कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और अगर प्रोडक्ट की एनर्जी सबस्ट्रेट से ज्यादा तो इसे कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन होती है जबकि एक्सोथर्मिक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। कैटालिटिक साइकिल की बात करें बेटा तो कैटालिटिक साइकिल में 4 स्टेप होते हैं बेटा, बाइंडिंग, टाइट बाइंडिंग, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म एंड एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। ठीक, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, 4 फैक्टर एनसीईआरटी में दिए, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड इनहिबिटर। टेम्परेचर की बात करें बेटा तो बेल शेप कर्व यहां पर मिलता है, वाई एक्सिस पे एंजाइम की एक्टिविटी दी गई और एक्सिस पे टेम्परेचर दिया गया है। जिस टेम्परेचर पर एंजाइम की एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है उस टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर के नाम से जाना जाता है। लो टेम्परेचर पर एंजाइम इनएक्टिव स्टेट में प्रिजर्व हो जाते हैं और हाई टेम्परेचर एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देता है। पीएच की बात करें तो यहाँ भी बेल शेप कर्व मिलता है, वाई एक्सिस पे एंजाइम की एक्टिविटी और एक्स एक्सिस पे पीएच लिया गया यहाँ पर। जिस पीएच पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है उस पीएच को ऑप्टिमम पीएच के नाम से जानते हैं। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की बात करें बेटा तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में हाइपरबोलिक कर्व मिलता है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी लेते हैं और एक्सिस एक्सिस पे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन लिया जाता है, ठीक है। अब यहां पर देखो, अगर 4 ग्राफ जो मैंने बताए बेटा, ग्राफ 1 में एक्टिवेशन एनर्जी वाला, दूसरा ग्राफ टेम्परेचर का, तीसरा पीएच का और चौथा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का। जितने भी वाई एक्सिस है सब में वाई आ रहा, पोटेंशियल एनर्जी, एंजाइम एक्टिविटी, वेलोसिटी देख लो एक बार। देखो वाई एक्सिस पे जो आ रहा है वो वेलोसिटी है ना। इसी तरह से यहां देखो एंजाइम एक्टिविटी आ जाएगा, यहां देखो एक्टिविटी में वाई आ जाएगा, है ना। और इसी तरह से अगर और पीछे हम लौटते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो जो वाई एक्सिस पे आ रहे हैं सब में वाई लगा हुआ है, तो इससे आपका जो कंफ्यूजन हो दूर हो जाएगा कि एक्स एक्सिस पे क्या आता है और वाई एक्सिस पे क्या आता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर इनहिबिटर के बारे में। जो इनहिबिटर होता है बेटा उसमें एक ही हमारे सिलेबस में कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बेटा यहाँ पर है मैलोनिक एसिड या मैलोनेट कहते हैं। ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का इनहिबिटर है और ये कंपटीशन करता है सबस्ट्रेट सक्सिनिक एसिड से या सक्सिनेट से। तो मैलोनेट कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का, इस एंजाइम का सबस्ट्रेट कौन है? सक्सिनिक एसिड। स्टैटिन भी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है, ये चैप्टर 32 माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर में दिया गया। क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं।
क्लासिफिकेशन एंजाइम का बेस्ड होता है टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटलाइज, किस तरह की रिएक्शन को वो कैटलाइज करते हैं, इस आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। एंजाइम के 6 क्लास हैं टोटल, हर क्लास में 4 से 13 सब क्लास हैं। एंजाइम का नाम 4 डिजिट में लिखते हैं, जैसे हेक्सोकाइनेज का 4 डिजिट नाम है 2711। तो 6 क्लास जो हैं, इसका कोड मैंने एक और नया बनाया है। नया वाला कोड है ओम तो है लंबे ईसा से, ओम ईसा से लंबे, है ना, ओम तो है लंबे ईसा से। तो ओ फॉर ऑक्सीडोरेक्टेज, टी फॉर ट्रांसफेरेज, एच फॉर हाइड्रोलेज, एल फॉर लाइज, आई फॉर आइसोमेरेज, एस फॉर सिंथेटेज या लाइगेज हो जाएगा। अब हर क्लास का कुछ काम है, जैसे ऑक्सीडोरेक्टेज ऑक्सीडेशन रिडक्शन कराते हैं, ट्रांसफेरेज ग्रुप ट्रांसफर करते हैं, लेकिन एक ग्रुप हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं होना चाहिए। हाइड्रोलेज बॉन्ड ब्रेकिंग करते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम जैसे कि हो गया, है ना। इसी तरह से जो लाइज होते हैं, ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करा देते हैं। आइसोमेरेज आइसोमर बनाते हैं। लाइगेज बॉन्ड लिंकिंग करते हैं, जैसे डीएनए लाइगेज ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जोड़ने का काम करता है। अब नॉर्मली जो एंजाइम होता है बेटा, वो प्रोटीन से बना होता है, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों से बने होते हैं। जैसे ऐसे एंजाइम जिनमें प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, उन एंजाइम को होलो एंजाइम कहते हैं। प्रोटीन पार्ट को एपो एंजाइम कहते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर कहते हैं। अब कोफैक्टर 3 तरह के हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटालाइन। एपो एंजाइम वैसे ही लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पर 4 तरह की इक्वेशन आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। कोफैक्टर, कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट एंजाइम या होलो एंजाइम का होता है। 3 तरह के कोफैक्टर हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटालाइन। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो टाइटली या फर्मली बाइंड करते हैं एंजाइम से। हीम एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है। कैटलेज और पेरोक्सीडेज एंजाइम में ये एंजाइम क्या करते हैं, नीट 22 में पूछा गया था। ये एंजाइम कैटलेज और पेरोक्सीडेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। कोएंजाइम की बात करें, ये भी ऑर्गेनिक है, लेकिन ये ट्रांजेंटली थोड़े समय के लिए बाइंड करते हैं कोएंजाइम के साथ में कैटलिसिस के दौरान। एनएडी और एनएडीपी 2 एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। और जो कोएंजाइम है बेटा, इनका हिस्सा विटामिन होते हैं, जैसे एनएडी और एनएडीपी में विटामिन नियासिन प्रेजेंट होता है। नियासिन कोएंजाइम नहीं, कोएंजाइम एनएडी और एनएडीपी हैं, इनका पार्ट नियासिन नाम का विटामिन है। मेटालाइन की बात करें तो बेटा, मेटालाइन जो होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे जिंक की बात करें तो जिंक कोफैक्टर या मेटालाइन है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का, और ये पेनक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो कोफैक्टर कुल मिला के 4 हैं, जिंक हो गया, हीम हो गया, एनएडी हो गया और एनएडीपी हो गया। बाकी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये नॉन प्रोटीन पार्ट हो जाएंगे। तो ये आपकी पूरी कहानी हो गई, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना काम, ठीक है। तो चैप्टर 10 आज हम लोग कवर करने वाले हैं यहाँ पर बेटा। और चैप्टर 10 में सबसे पहली बात, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो उसके जीवन की शुरुआत सिंगल सेल से होती है, जिसको हम जाइगोट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम ग्रोथ, रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन, इन 3 घटनाओं की बात करें बेटा, तो इन 3 घटनाओं को एक साथ मिला के सेल साइकिल के नाम से जानते हैं। तो सेल साइकिल उन घटनाओं का क्रम है जहां पर ग्रोथ, रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन 3 चीजें होती हैं। अब सेल साइकिल की फेजेस की बात करें बेटा, तो सेल साइकिल में 2 फेज होती हैं। एक इंटरफेज है जिसको रेस्टिंग फेज कहा जा रहा है, और दूसरी एम फेज है जिसको माइटोसिस कह रहे हैं। रेस्टिंग नाम जरूर, लेकिन सेल रेस्ट नहीं कर रही है, सेल डिवाइड नहीं कर रही, लेकिन उन डिवीजन के लिए तैयारी कर रही। जैसे आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हो, तो क्या आप रेस्ट कर रहे हो? नहीं कर रहे हो ना। वैसे सेल तैयारी कर रही है डिवाइड करने की, और माइटोसिस मतलब सेल डिवाइड कर रही है। जो एम फेज है, दिस इज फेज ऑफ एक्चुअल सेल डिवीजन। ये वो फेज है जब सेल एक्चुअली डिवाइड करती है। अब सेल साइकिल के अगर हम सीक्वेंस को देखें यहाँ पर बेटा, तो इंटर फेज में 3 फेज हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। सेल साइकिल अगर ह्यूमन सेल की बात करें तो ह्यूमन सेल के लिए 24 घंटे की सेल साइकिल होती है, जिसमें इंटरफेज 23 घंटे यानी 95% ड्यूरेशन लेता है, और एम फेज 1 घंटा यानी 5% ड्यूरेशन लेता है। ह्यूमन सेल के लिए 24 घंटे की सेल साइकिल की ड्यूरेशन है, लेकिन ईस्ट के लिए 90 मिनट की, ई कोलाई के लिए 20 मिनट की सेल साइकिल की ड्यूरेशन है। यानी सेल साइकिल की ड्यूरेशन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरिएबल है और सेल टू सेल भी वेरिएबल है। सेल साइकिल में जो सही सीक्वेंस होता है बेटा, वो भी खूब पूछा गया नीट में, G1, S, G2 और M। ये सही सीक्वेंस आपको बताया गया यहाँ पर। अब यहाँ आप देख सकते हो G1 फेज दी गई है, S फेज दी गई, G2 दी गई और M फेज दी गई है।
एम फेज में 2 पार्ट हैं, कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। कैरियो में फिर 4 पार्ट हो जाते हैं बेटा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब यहां आपको फिर से दिखाया गया, एम फेज मतलब एक्चुअल सेल डिवीजन की फेज। एक कैरियोकाइनेसिस इसमें है, दूसरा साइटोकाइनेसिस है। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस डिवाइड करता है और साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। न्यूक्लियर डिवीजन की 4 फेज हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं जीवन के बारे में बेटा, तो जीवन सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है। ज्यादातर ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन यही होता है, नीट में सवाल पूछा गया भी लेटेस्ट, आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। G2 फेज की बात करें तो G2 फेज में आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए रेप्लिकेशन खूब पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। अगर कोई सेल जीवन फेज में है और उसमें 2n क्रोमोसोम का नंबर है और 10 पिकोग्राम डीएनए यानी 2c अमाउंट ऑफ डीएनए है, तो एस फेज को क्रॉस करने के बाद जब सेल G2 फेज में जाएगी तो वहां पर क्रोमोसोम का नंबर 2n ही रहेगा, यानी क्रोमोसोम के नंबर में चेंज नहीं होता है। लेकिन जो डीएनए का जो भी अमाउंट है 2c है तो ये 4c हो जाएगा, 10 पिकोग्राम है तो 20 पिकोग्राम हो जाएगा। डीएनए का अमाउंट डबल होता है एस फेज को क्रॉस करने के बाद, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर अगर 46 है तो 46 ही रहेगा, 2n है तो 2n ही रहेगा, क्रोमोसोम के नंबर में कोई भी चेंज नहीं होता है। हार्ट सेल की बात करें, मसल सेल की बात करें, नर्व सेल, तो ये सेल डिवाइड नहीं करते और कुछ सेल ऑकेजनली मतलब कभी कभी डिवाइड करते हैं, कभी कभी डिवीजन होता है इनमें। तो ये सेल एक इनएक्टिव स्टेज में जाती है जिसे जीनॉट फेज या क्विसेंट स्टेज कहा जाता है। अब जो जीनॉट फेज होता है इसमें सेल इनएक्टिव फेज में चली जाती है और कहते हैं कि सेल साइकिल को सस्पेंड कर दिया सेल ने। माइटोसिस प्लांट में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों सेल में होता है बेटा, लेकिन एनिमल में केवल डिप्लॉइड सेल में होता है। लेकिन अगर हम सोशल इंसेक्ट जैसे मेल हनी बी की बात करें तो इनमें हैप्लॉइड सेल माइटोसिस होती है। इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। बाबा जी को थोड़ी सी खांसी आ रही है। अच्छा, चलो अब आते हैं सेल साइकिल में। ये तो पता है इंटरफेज में G1 SG2 3 फेज है, माइटोसिस है, एम फेज में कैरियो और साइटोकाइनेसिस है। अब एम फेज हम लोग पढ़ेंगे। एम फेज मतलब माइटोसिस। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं क्योंकि जो पेरेंट सेल है और डॉटर सेल है इनमें क्रोमोसोम का जो नंबर होता है बेटा वो बराबर होता है, इसलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। अब एम फेज सबसे ड्रामेटिक पीरियड होता है सेल साइकिल का बेटा। अब इसमें पहले कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस डिवाइड करता है और न्यूक्लियर डिवीजन की 4 स्टेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। क्लियर। प्रोफेज की बात करें बेटा तो प्रोफेज की शुरुआत कैसे होती है, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। यहाँ पर दो क्रोमेटिड जो होती है इन्हें सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं और दोनों सिस्टर क्रोमेटिड काइनेटो सेंट्रोमियर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के द्वारा जुड़ी होती है और इनके सरफेस पे काइनेटोकोर पाए जाते हैं। ठीक है। अब क्रोमेटिन कंडेंस होता है और क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। सेंट्रियोल मूव टू अपोजिट पोल। जो सेंट्रियोल होते हैं बेटा ये सेंट्रियोल दोनों अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। ठीक है। इसके अलावा सेंट्रियोल रेडिएट माइक्रोट्यूब्यूल इन द फॉर्म ऑफ एस्टर, मतलब ऐसा लगता है कि ये एस्टर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, एस्टर बनाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती है और ईआर गोल्जी बॉडी न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। मेटाफेज में दो बातें, मेटाफेज में कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, और मेटाफेज सबसे बेस्ट स्टेज है मॉर्फोलॉजी, शेप, साइज, नंबर ऑफ क्रोमोसोम को ऑब्जर्व करने का। ठीक है। मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम इक्वेटर या मेटाफेज पे अरेंज होते हैं जिसे मेटाफेज प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट कहा जाता है। क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेट एंड स्पिंडल फाइबर फ्रॉम अपोजिट पोल अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। आप देख सकते हैं कि जो स्पिंडल फाइबर है काइनेटोकोर से आके अटैच कर गए हैं। बस एनाफेज की बात करें तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, यहां पर सेंट्रोमियर टूट जाते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड है वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करती, क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल। एनाफेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, खूब पूछा जाता है। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पर टीलोफेज में। टीलोफेज में क्रोमोसोम डीकंडेंस होता है, क्रोमेटिन बना देता है और क्रोमोसोम अपनी इंडिविजुअलिटी खत्म कर देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ईआर और गोल्जी बॉडी रीअपियर हो जाते हैं। यानी जो टीलोफेज है वो प्रोफेज का रिवर्स होता है।
अब साइटोकाइनेसिस पे आते हैं। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है बेटा। एनिमल सेल में फरो फॉर्मेशन से होता, फरो पेरिफेरी से सेंटर की तरफ बनती है, और प्लांट सेल में सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है, सेल प्लेट सेंटर से पेरिफेरी की तरफ बनती है। ठीक। अब कुछ सेल ऐसे होते हैं जहां पर साइटोकाइनेसिस नहीं होती है कैरियोकाइनेसिस के बाद। ऐसी कंडीशन में मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अराइज होती है जिसे सिंसाइसियम कहा जाता है। सिंसाइसियम का एग्जांपल है लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, जिसे आप नारियल पानी के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब सेल डिवाइड क्यों करती है? सेल डिवाइड क्यों करती है? क्योंकि न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करना है। बोलो स्वाहा। अच्छा, अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का जो पहला सिग्निफिकेंस है वो ग्रोथ। हमारी बॉडी में, प्लांट की बॉडी में जो ग्रोथ होती है वो माइटोसिस की वजह से ही होती है। ठीक है। प्लांट में अनलिमिटेड ग्रोथ का कारण मेरिस्टम है। मेरिस्टम दो तरह के, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेरिस्टम से प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी मेरिस्टम से सेकेंडरी। इतनी बड़ी बात बाबा आपने बता दी। अरे, प्राइमरी से प्राइमरी, सेकेंडरी सेकेंडरी। रिपेयर और रीजनरेशन, रिप्लेसमेंट। तो ये तीन जगह एनसीईआरटी में दिया। अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस जिसको स्किन कहते हैं, गट और एलिमेंट्री कैनाल, एंड ब्लड सेल। ब्लड सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब बोन मैरो में सेल डिवीजन यानी माइटोसिस से बनती रहती हैं। तो बेटा अब सेल साइकिल और माइटोसिस को पढ़ने में 10 मिनट का टाइम लगा। अब हम लोग मियोसिस शुरू कर रहे हैं। ठीक है। मियोसिस की बात करें बेटा तो मियोसिस में दो बार डिवीजन होता है, एक मियोसिस 1 और एक मियोसिस 2। मियोसिस 1 के बाद एक सेल से दो सेल बन जाती हैं, और मियोसिस 2 के बाद 2 से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। मियोसिस 1 में जैसे यहां 46 क्रोमोसोम दिखाए गए हैं मियोसाइट में, तो मियोसिस 1 के बाद क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है, लेकिन मियोसिस 2 के बाद क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। मियोसिस गैमीट को बनाने के लिए होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी मियोसिस गैमीट बनाने के लिए होती है। ठीक है। मियोसिस में डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो एस फेज में यहां भी होगा। मियोसिस 1 या मियोसिस 2 में या दोनों मियोसिस के बीच में कोई भी गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा। डीएनए रेप्लिकेशन केवल एक बार होगा एस फेज में। क्रोमोसोम का डिवीजन एक बार होगा मियोसिस 2 में। न्यूक्लियर डिवीजन यानी कैरियोकाइनेसिस दो बार होगा मियोसिस 1, मियोसिस 2 में। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन यानी साइटोकाइनेसिस भी दो बार होगा, और सेल डिवीजन भी दो बार होगा, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन केवल एक बार होगा। ठीक है। अब मियोसिस में दो पार्ट बनाएंगे, मियोसिस 1 और मियोसिस, डबल डिवीजन है। अब मियोसिस 1 में फिर से कैरियोकाइनेसिस 1 और साइटोकाइनेसिस 1। ऐसे मियोसिस 2 में भी कैरियोकाइनेसिस 2 और साइटोकाइनेसिस 2। अब कैरियोकाइनेसिस 1 में चार फेज हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। प्रोफेज 1 की 5 फेज और यही पूछी जाती हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। ये 5 फेज याद करोगे। लता जरा पानी दे दो, ये फंडा है इसका। ठीक है। अब किस फेज में क्या होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लता जरा पानी दे दो जो 5 फेज है क्रोमोसोमल बिहेवियर के आधार पर बनाई गई हैं। लेप्टोटीन की बात करें तो यहां पर क्रोमैटिन कंडेंसेशन होता है, यानी क्रोमोसोम बनने लगते हैं। जाइगोटीन में सिनेप्सिस होता है, जिसे कहते हैं पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, और इसके लिए सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें बेटा तो सिनेप्सिस होने से बाईवैलेंट या टेट्राड का फॉर्मेशन हो जाता है। कहां पर? जाइगोटीन में। लेकिन बाईवैलेंट टेट्राड के फॉर्म में क्लियरली दिखाई देते हैं पैकिटीन स्टेज में। पैकिटीन का जो टाइम है बेटा वो लेप्टोटीन और जाइगोटीन की तुलना में ज्यादा होता है। पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन होता है, और रिकॉम्बिनेशन के लिए यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। साथ ही रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर में रिकॉम्बिनेज एंजाइम, कितनी कठिन बात है, रिकॉम्बिनेशन में रिकॉम्बिनेज एंजाइम, वाह भाई। देखो, क्रॉसिंग ओवर है क्या? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर या फिर रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल यहां पर बनते हैं जिस जगह पर क्रॉसिंग ओवर होता है। डिप्लोटीन में डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना कब था? जाइगोटीन में। डिसॉल्व कब होगा? डिप्लोटीन में। और यहाँ क्याजमेटा फॉर्मेशन होगा। क्याजमेटा एक्सेप के स्ट्रक्चर होते हैं। इन उसाइट ऑफ एम्फीबियन फ्रॉग जैसे डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर। एनसीईआरटी में वर्टिब्रेट करके लिखा हुआ है कि वर्टिब्रेट के उसाइट में डिप्लोटीन स्टेज कई महीने या कई साल की हो सकती है। डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमेटा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाती है डायकाइनेसिस में। अब यहां पर लिखा है लता जरा पानी दे दो,
तो लता लेप्टोटीन में बिगनिंग होती है ना। जाइगोटीन में सिनेप्सिस होती है। और ये बिना सनम के किस्मत टेढ़ी से आप इसको याद कर सकते हैं, ये भी फंडा बन गया है ना। तो पानी मतलब पैकीटीन में क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, के से क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी। डिप्लोटीन में क्याजमेटा बन जाएगा और डायकाइनेसिस में टर्मिलाइजेशन। और यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो ये बहुत अच्छे से आपको याद करना है। अब आते हैं मेटाफेज वन। मेटाफेज वन में होमोलॉगस क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटर, यहाँ पर इक्वेटर पे क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं। एनाफेज वन में होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, लेकिन यहाँ पर सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां पर बन जाती है, लेकिन डीकंडेंसेशन नहीं होता है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है और 2 सेल बनती है जिन्हें डायड के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का जो समय होता है उसे इंटरकाइनेसिस कहते हैं, और इस दौरान कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। मियोसिस 2 में वही कैरियोकाइनेसिस 2 और साइटोकाइनेसिस 2 आ जाएंगे, और ये नॉर्मल माइटोसिस की तरह। अगर मैंने इतना कह दिया यानी मियोसिस 2 पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन देख लो, प्रोफेज 2 आ जाएगा। प्रोफेज 2 में कंडेंसेशन होगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से टूट जाएगी। क्रोमोसोम अलाइन हो जाएंगे इक्वेटर पे मेटाफेज 2 में। एनाफेज में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, ये बहुत खास बात है। एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं हुई थी। ठीक है। टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाएगी, फिर साइटोकाइनेसिस 2 होगी और 4 सेल बन जाएंगी जिन्हें टेट्राड कहेंगे। बोलो स्वाहा। ज्ञान बाबा की